हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। कहां पे? ओनली एट learnohub.com। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड और जल्दी से अपने नोटबुक्स के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बस न्यूमेरिकल्स बनेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रॉब्लम नंबर 1, अ रॉड ऑफ वेट W is supported by two parallel knife edges A and B is in equilibrium in a horizontal position. The knives are at distance D from each other. The center of mass of the rod is at distance X. Then find the normal reaction on A. ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो क्या है कि ना, एक रॉड है, थिन रॉड है, ठीक है। इसको दो नाइफ्स पे बैलेंस किया गया है। तो सपोज ये नाइफ है, ठीक है, और ये दूसरी नाइफ है। इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है d। ये है सेंटर ऑफ मास, जहां पे इसका वेट काम कर रहा है, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ यहां से ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। A से B तक की दूरी क्या दी गई है? X। तो B O से, सपोज ये O है, A से O तक की दूरी दी गई है X, और O से B तक की दूरी क्या हो जाएगी? D माइनस X। बहुत ही सिंपल है ना, हम पता कर सकते। देखो, इस नाइफ के वजह से इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, और इस नाइफ के वजह से एक नॉर्मल लग रहा है जिसे हम देते हैं NB, ठीक है। और ये दोनों किसे बैलेंस कर रहा है? इस वेट को बैलेंस कर रहा है। तो कहा गया है कि इट इज इन इक्विलिब्रियम इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इस पॉइंट पर अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगी? ड्यू टू ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम EQI लिख रहा हूं, ठीक है। ये क्या होगी? NA प्लस NB इक्वल्स टू W। नेट फोर्स 0 होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, तो NA प्लस NB माइनस W इक्वल्स टू 0। दैट्स व्हाई NA प्लस NB इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें से हम NB क्या कर सकते हैं? NB हो जाएगी W माइनस NA, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अभी देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? मोमेंट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाएंगे, है ना। अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0। मतलब NA इनटू ये डिस्टेंस अबाउट पॉइंट O X इक्वल्स टू NB इनटू D माइनस X, है ना। यही तो होगा ना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, यही तो हम सॉल्व करते आए हैं इतने देर से। ओके, नाउ अब क्या करना है? इक्वेशन सॉल्व करना है। NB के जगह पे NB की वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगी? W माइनस NA इंटू D माइनस X। सॉल्व करके देखो क्या आ जाएगा? W इंटू D माइनस W इंटू X माइनस NA इंटू D प्लस NA इंटू X। ऐसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें जो मिलेगा आंसर वो क्या हो जाएगा? NA। हमें यही तो निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन A। तो NA इक्वल्स टू हमारा आएगा W इंटू D माइनस X बाय W बाय D। सॉरी, दिस विल बी द आंसर। सॉल्व करके देख लेना, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, W इंटू D माइनस X बाई D। सिंपल सा क्वेश्चन था। समझना क्या था कि जो नॉर्मल रिएक्शन है A और B पे, वो किसको बैलेंस कर रही है? W को, एट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और एक मोमेंट ऑफ फोर्सेस निकालना है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
A mass m moves in a circle on a smooth horizontal plane with a velocity v naught at a radius r naught. The mass is attached to a string which passes through a smooth hole in the plane as shown. The tension in the string is increased gradually and finally m moves in a circle of radius r naught by 2. Then the final value of kinetic energy is. क्वेश्चन का क्या कहा गया है कि ये एक बोर्ड जैसा है कुछ, इस पे एक मास है जो कि मूव कर रही है ना सर्कुलर पाथ, और इसकी जो स्ट्रिंग है जिस मास वो स्ट्रिंग से अटैच्ड है वो क्या एक छोटे से होल से पास्ड आउट है. तो जैसे जैसे इस स्ट्रिंग को खींचा जा रहा है वो क्या हो रही है, उसकी जो रेडियस पहले जिस रेडियस में घूम रही थी वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है ना. सिंपल सा क्वेश्चन है. अभी क्या कहा गया है कि ऐसा सिचुएशन है कि पहले आर नॉट रेडियस से घूम रही थी, वो अभी आर नॉट बाई 2 से घूम रही है. ठीक है, तो इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. ठीक है, तो पूरे सिस्टम में देखो टॉर्क क्या है, 0 है. टॉर्क क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड इज 0. तो हम काइनेटिक एनर्जी तक कैसे पहुंचेंगे. अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा. क्या होगा, कंजर्व्ड होगा. सो हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवाएंगे, दैट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, है ना. इनिशियली क्या था, एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं, एम वी आर. एम वेलोसिटी वी नॉट थी, रेडियस क्या थी, आर नॉट, इक्वल्स टू फाइनल क्या है, एम. वेलोसिटी कुछ चेंज हो गई, सपोज अभी उसकी वेलोसिटी है v डैश और रेडियस कितनी चेंज हुई है, r नॉट बाई 2. ये हो गई है अभी रेडियस. ठीक है, इससे हम v डैश निकाल सकते हैं. देख लो, v डैश इक्वल्स टू 2v नॉट. मीन्स अभी जो इसकी वेलोसिटी है ये ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी. तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, पहले थी हाफ एम वी स्क्वायर लिखते, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर लिखते, अभी क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ एम वी के जगह पे ये वाली वैल्यू, यानी कि 2v नॉट स्क्वायर विच विल बी 4v नॉट स्क्वायर, और ये 2 कैंसिल, सो 2mv नॉट स्क्वायर. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. कौन सा आंसर ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, 2mv नॉट स्क्वायर. कितना सिंपल था. एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवाने से हमें फाइनल वेलोसिटी मिल गई, फाइनल वेलोसिटी से हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स, spherical shell, each of mass m and radius r are placed as shown in the figure. Consider an axis x dash which is touching the two shells and passing through the diameter of the third shell. Moment of inertia of the system consisting of these 3 spherical shells about x dash axis is. सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो 3 स्फेरिकल शेल दिया गया है ऐसे, और तीनों ऐसे अटैच्ड है. ठीक है, क्या कहा गया कि ये एक एक्सिस है x डैश, इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो लॉ है वो क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्टिकल और ईच बॉडी अबाउट दैट सेम एक्सिस, है ना. तो यहां पे देखो 3 पार्टिकल है, 1 2 3 स्फेरिकल शेल है 1 2 3, जिसकी मास क्या है, m है, और रेडियस सारों की सेम है, दैट इज r. ओके, अगर थर्ड पार्टिकल 1 2 3 मैंने लिखा, थर्ड पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, है ना, अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, दैट इज I3. अगर मैं लिखूं तो वो क्या होती है, ये याद रखना है आपको, क्या होती है, 2/3 mr स्क्वायर, होलो स्फेयर 2/3 mr स्क्वायर. ठीक है, ये तो इजी था.
अगला 1 और 2 का कैसे निकालेंगे, I1। तो I1 की देखो, इसमें जो एक्सिस है वो क्या है, ये है ये एक्सिस x x डैश x x डैश, 1 को विजुअलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। इसके बीच से सेंटर ऑफ मास से अगर कोई पास करे तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है 2/3mr², लेकिन यहां पे एक्सिस क्या है, ये वाली है, ये वाली एक्सिस है, विच इज पैरेलल टू द एक्सिस विच कैन पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो इसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकते हैं। क्या होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दैट इज I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास passing through the axis of the center of mass plus mr², यही होते md²। तो ये जो d है, ये d क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। तो इस केस में d जो है वो रेडियस है, यहां से यहां तक इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। तो वी कैन राइट इट एज सिंपली mr²। ओके, इन ये वाली क्या हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमें पता ही है, दैट इज 2/3mr² प्लस mr², ठीक है। सो I1 जो आ जाएगा 5/3mr², ठीक है। I1 और I2 सिमिलर है, तो I2 भी क्या हो जाएगी 5/3mr², ठीक है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि 2 बॉडी ये है x डैश, है ना, इस केस में इधर था, इस केस में इधर है, बट सेम तो होगा, तो ये भी 2/3mr², ठीक है। तो I2 हमें मिल गया, I1 मिल गया, I3 मिल गया, तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल इनर्शिया हमें, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा अबाउट द एक्सिस x डैश। तो वो क्या हो जाएगी 2/3 प्लस 5/3 प्लस 5/3। सो यहां पे मैं सॉल्व कर लेता हूं, टोटल I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, दैट इज I1 कितनी है 2/3 प्लस 5/3 प्लस 5/3 mr², है ना। कितना आ जाएगा, 2 प्लस 5 इज 7 प्लस 5 12/3 mr², कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 4 दैट इज 4mr², ठीक है। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी 4mr² विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा थ्योरम था, बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक चीज दिमाग में रखनी, ये तो एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और 2/3mr², ये तो याद होना ही चाहिए। ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a solid cylinder of mass 50 kg and radius 0.5 meter is free to rotate about the horizontal axis. A massless string is wound round the cylinder with one end attached to it and other end hanging freely. ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 revolution per second square। क्वेश्चन बड़ा ही रियलिस्टिक सा है। क्या है कि जब आप पतंग उड़ाते हो तो उसकी जो धागा जिस पे बंधी होती है, जिसे हम लटाई कहते हैं, राइट, मेरे लैंग्वेज में तो उसे लटाई कहते हैं, बाकी का नहीं पता। तो वो जो लटाई में क्या होती है, धागे बंधी होती है, तो वैसा ही क्वेश्चन, तो वो क्या होता है, एक सिलेंडर शेप का होता है, ठीक है। धागा को काट दो, क्या होती है, एक धागा वो जो छोड़ है वो लटकती रहती नीचे, वही क्वेश्चन है। तो उस सिलेंडर को अगर साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और क्या दिखेगा कि यहां से एक धागा ऐसे लटक रही है। तो वन एंड इज हैंगिंग फ्री, अनदर एंड इज अटैच्ड हियर, ओके, एंड दिस सिलेंडर इज रोटेटिंग अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग ये घूम रही। क्वेश्चन ये पूछा है कि स्ट्रिंग में हम कितना टेंशन लगाएंगे ताकि ये जो सिलेंडर है ये 2 revolution per second square की एंगुलर एक्सेलरेशन प्राप्त कर ले। ठीक है, बड़ा हिंदी सा वर्ड बोल दिया, प्राप्त कर ले एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 revolution per second square। तो इसकी रेडियस है r, मास दी गई है 50 kg, ठीक है, रेडियस भी वैसे दी गई है 0.5 मीटर, टेंशन ये है। ठीक है, अभी देखो एक्सेलरेशन हमें पता है दैट इज 2 revolution per second square। इससे हम रेडियन पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हमें मिल जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, ये हमें पता है। और क्या होती है टॉर्क, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे फोर्स क्या है, तो टेंशन है,
टेंशन into perpendicular distance, that is the radius, into I into अल्फा। ठीक है, अभी देखो T into R, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, फटाक से याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस type of system, that is a cylinder about the horizontal axis, is 1/2 mr square. So we can write 1/2 mr square, where r is the radius into अल्फा। अल्फा क्या है, 4 पाई है। ठीक है, अभी वैल्यूज पुट कर दो, ये r और ये r कैंसिल हो जाएंगे। t इक्वल्स टू 1/2 इंटू 50, मास 50 है, रेडियस क्या है 0.5, 0.5 यानी कि 1/2 इंटू 4 पाई। ठीक है, सो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 50 इंटू पाई सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 157 न्यूटन। पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर लेना और ऑप्शन डी पे फट से टिक लगा देना है। ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन देखो रियलिस्टिक ही होती है, बस समझना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशंस ऑफ सॉलिड स्फीयर of mass m and radius r rolling down an incline of angle theta without slipping and slipping down an incline without rolling। ठीक है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इससे अगर एक सॉलिड स्फीयर क्या होती है, सिर्फ स्लिप हो रही है, ठीक है, ओनली स्लिपिंग, राइट, तो इसकी एक्सेलरेशन जितनी होगी, कुछ एक एक्सेलरेशन होगी, और सिर्फ रोल हो रही है विदाउट स्लीपिंग। ठीक है, सिर्फ रोल होके नीचे आ रही है विदाउट स्लीपिंग, तो भी इसकी कोई एक्सेलरेशन होगी। ये रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो निकाल देना है, बहुत ही सिंपल है, विदाउट स्लीपिंग एंड स्लीपिंग डाउन विदाउट रोलिंग। ठीक है, तो देखो क्या है इस केस में हम मानते हैं इसके एक्सेलरेशन है a डैश, इस केस में है, तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g साइन थीटा। थीटा क्या है, ये एंगल है, राइट, ये एंगल है। कैसे होता है, फ्री बॉडी डायग्राम से पता चली गया, अभी तक तो पता चली गया है, a इक्वल्स टू g साइन थीटा। इस केस में क्या हो रहा है, जब रोलिंग हो रही है बट स्लिप नहीं कर रही है, तो रोलिंग विदाउट स्लीपिंग एक्सेलरेशन विल बी g साइन थीटा, दिस इज थीटा, बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये r क्या है, r कैपिटल R लिखते हैं, राइट, r स्क्वायर, r इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के केस में ये जो रेशियो है k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये कितनी होती है, इन दिस केस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5, k इक्वल्स टू 2/5 r स्क्वायर होती है ना इस केस में। तो बस पुट करेंगे तो a डैश क्या आ जाएगी, g साइन थीटा बाय 1 प्लस 2/5। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितनी आ जाएगी, 5/7 g साइन थीटा। ठीक है, अब रेशियो निकालना है a डैश बाई a, तो a डैश क्या है, 5/7 g साइन थीटा बाई g साइन थीटा, कितना आ जाएगा, 5/7, यानी कि 5:7। आ गया आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। याद क्या रखना था, स्फीयर के केस में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर वाली वैल्यू जो है 2/5 आती है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ gyration of circular ring and circular disk of the same mass and the radius about an axis through passing through their center and perpendicular to their planes are। ठीक है, तो एक रिंग है और एक क्या है, डिस्क है। ठीक है, दोनों की रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो पहले तो देख लो रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज k
ये कैसे रिलेटेड है? ओके, तो I इक्वल्स टू क्या होती है? एम के स्क्वायर होती है। ठीक है, क्या होती है? एम के स्क्वायर। ओके, रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? रिंग के केस में होगी एम आर स्क्वायर। अगर ये रेडियस है, दोनों की रेडियस क्या बोली गई है? सेम बोली गई है। मास भी क्या बोली गई है? सेम बोली गई है। बस ये डिस्क है, ये रिंग है। ओके, तो इक्वल्स टू एम रेडियस ऑफ गायरेशन, इसके रिंग के केस में आर लिख रहा हूं स्क्वायर, तो के किसके बराबर हो जाएगी? के आर इक्वल्स टू आर। ठीक है, ये रिंग के केस में। डिस्क के केस में देखो क्या आ जाएगा, तो डिस्क के केस में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम के डी फॉर डिस्क। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा? अच्छा, ये मास तो स्मॉल एम ही होगा, ये भी स्मॉल एम होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? के डी इक्वल्स टू 1/√2 आर। ठीक है, अभी रेशियो निकालना है किसका? के आर एंड के डी का। तो के आर बाई के डी क्या आ जाएगा? के आर है आर, के डी है 1/√2 इंटू आर। तो ये क्या आ जाएगा? √2:1 आ गया। √2 पर जाएगा तो √2:1। ऑप्शन डी इज द करेक्ट answer. Question number 7. A small object of uniform density rolls up a curved surface with an initial velocity of v. It reaches up to the maximum height of 3v²/4g with respect to the initial position. The object is hollow sphere, disk, ring और solid sphere. ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सपोज ये कोई जगह है, इस हाइट पे एक ऑब्जेक्ट क्या हो रही है? कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, ओ लिख देता हूं इसको। ठीक है, पता नहीं अभी कौन सी ऑब्जेक्ट है ये, बट रिंग, हॉलोस्फेयर, डिस्क या सॉलिड स्फेयर मींस कुछ गोल ही होगा, तभी तो ये रोल करके ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये रोल करके ऊपर जा रही है, हमें पता करना है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सी है। ठीक है, कैसे पता करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस ऑब्जेक्ट का हमें पता चल गया तो हम बता सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट है ये। ओके, देखते हैं। तो ये जो हाइट दी गई है, ये कितनी दी गई है? 3v²/4g ये दी गई है हाइट। क्या करेंगे? यहां पे हम एनर्जी को कंजर्व करवाएंगे। ठीक है, तो इनिशियली इस पॉइंट पे जब ऊपर जा रही है तो यहां पे इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी क्या है? तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि आई कहां से? काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी से आई है। तो क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच, यही तो होती है। ठीक है, आई अगर मैंने निकाल लिया तो हमें पता चल जाएगा कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई। अच्छा, अगर प्योर रोल हो रही है, प्योर रोलिंग के केस में हम ओमेगा इक्वल्स टू v/r लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दिया मैं v²/r² इक्वल्स टू एम जी एच के जगह पे 3v²/4g। ओके, देखो क्या कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आ जाएगी 1/2 एम v² प्लस 1/2 आई v²/r² इक्वल्स टू 3/4 एम v²। ठीक है, जी जी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3/4 एम v²। अब ये वाले टर्म को एक तरफ लाते हैं, हाफ एम v² दैट इज हाफ आई v²/r² इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/2। सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं। अभी वी विल कैंसिल आउट। ठीक है, अभी यहां पे से सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 - 4 दैट इज 2/2।
12 1/6, तो i की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ जाएगी 1/2, ये इधर गया तो m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, i की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर, इन केस ये रोटेट कहां से कर रही है, फ्रॉम दिस एक्सिस, क्या होती है, एक सर्कुलर डिस्क होती है ना। i इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर, इट इज रोटेटिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इट इज अ सर्कुलर डिस्क, i इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर से हमें पता चल गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट ही नहीं है, डिस्क ही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a rod PQ of mass m and length L is hinged at an end P, तो इस पॉइंट पे हिंज किया गया है। ठीक है, द रॉड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय अ मासलेस स्ट्रिंग टू अ पॉइंट Q, इस पॉइंट पे एक स्ट्रिंग लगाई गई है। ठीक है, as shown in the figure, when the string is cut the initial angular acceleration of the rod is, ओके तो क्या कहा गया है कि इस एंड पे एक हिंज कर दिया गया है, तो सपोज ये एक रॉड है और इस एंड पे क्या है, स्ट्रिंग लगा है। अभी स्ट्रिंग को काट देंगे तो क्या हो जाएगी, रॉड ऐसे हो जाएगी, ऐसे लटक जाएगी ना, तो यहां से ये जो मूव करी तो कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन आया, तो वो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है ये पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छा इस रॉड की वेट अगर मास अगर m है, ठीक है, तो इसकी मास कहां पे हम कंसीडर करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ इस जगह है जहां पे काम कर रही है क्या, mg, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कोइंसाइडिंग विद द सेंटर ऑफ मास, है ना। तो अगर इसकी लेंथ l है, टोटल लेंथ क्या है, l है, तो यहां से यहां तक की लेंथ l/2। ठीक है, अभी देखो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी, क्यों आएगी, बिकॉज ऑफ अ टॉर्क, टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी। जैसे ही इसमें काट दिया जाएगा तो इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से ये एंगुलर टॉर्क प्रोड्यूस होगा अबाउट p बिकॉज ऑफ दिस वेट, है ना, और इसी की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी। ओके, सो टॉर्क अगर देखे अबाउट p, कितनी एक्सपीरियंस करेगी ये टॉर्क, दैट इज mg फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है l/2, है ना, ये आ जाएगा। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होती है, हाउ इट इज रिलेटेड टू एंगुलर एक्सेलरेशन, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। अभी I क्या है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक साइड से, ठीक है, कोई भी एक एक्सिस मानो, एक किसी एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल रॉड, वो घूमने की कितनी होती है, ml²/3, यानी कि 1/3 ml², L इज द लेंथ ऑफ द टोटल रॉड, है ना, और अल्फा हमें निकालनी है, टॉर्क हमें पता है दैट इज mg इंटू l/2। अभी देखो मास विल कैंसिल आउट, L and L will cancel out, 1 L will cancel out, एक L बचेगा, so g/2 equals to L/3 into अल्फा। सॉल्व करके देख लो, अल्फा क्या आ जाएगी, 3/2 g/L, दिस विल बी अल्फा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 3/2 g/L, ठीक है, 3g/2, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, a circular platform is mounted on a frictionless vertical axle. Its radius is 2 meters and its moment of inertia about the axle is 200 kg meter square. Okay, now it is initially at rest. A 50 kg man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge at the speed of 1 meter per second relative to the ground. Time taken by the man to complete one revolution is, थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है, मैं समझाता हूं इजीली। तो एक क्या है, ऐसे सर्कुलर एक प्लेटफॉर्म है जो एक एक्सिल से बंधी हुई है, मीन्स इसके अराउंड ये रोटेट कर सकती है, ओके, किसी भी डायरेक्शन में। तो इनिशियली ये रेस्ट पे है, फिर क्या होती है कि एक आदमी जाता है और इस पे चलने लगता है, ठीक है, तो इस पे चलने लगेगा तो ये आगे जाएगी, तो ये किस तरफ घूमेगी, इस तरफ घूमेगी, है ना, ट्रेडमिल वाली कंसेप्ट है, ट्रेडमिल पे आगे दौड़ने जाओ तो ट्रेडमिल की वो बेल्ट क्या होती है, पीछे की ओर जाती है ना, तो सेम कंसेप्ट है। यहां पे नोटिस करने वाली बात ये है कि इट इज इनिशियली एट रेस्ट,
ठीक है, और क्या किया जा रहा है, और क्या देख सकते हैं हम कि एक्सटर्नली कोई टॉर्क इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये सिस्टम जैसा का वैसा ही है, इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा, सिस्टम के बाहर से कोई टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है। सो वी कैन राइट टॉर्क एक्सटर्नल अगर जीरो है तब क्या होता है, तब क्या होता है, dl dt equals to 0 because dl dt is equals to torque external, so L equals to conserved, है ना, एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, कंजर्व होगी। ओके, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, Li, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है क्योंकि इनिशियली इट इज एट रेस्ट, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगी बिकॉज व्हेन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो इसलिए LF भी इक्वल्स टू Li इक्वल्स टू 0। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन is equals to angular momentum of the disk। डिस्क या फिर प्लेटफॉर्म बोलते हैं हम, प्लेटफॉर्म यहां पे दिया गया है। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन क्या होगा, mvr, ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कैसे होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ये आदमी, इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म सर्कुलर, इसकी क्या हो जाएगी, आई ओमेगा, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू आई ओमेगा। ओके, अभी देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे आई दिया गया है केजी मीटर स्क्वायर, ओके, केजी 200 केजी मीटर स्क्वायर। ओके, तो सॉल्व करेंगे, अगर सारे वैल्यूज पुट करो, मास ऑफ द मैन दैट इज 50 kg, वेलोसिटी 1, रेडियस 2, आई इज 200 एंड इनटू ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गई ओमेगा की वैल्यू, मतलब एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी आप बोल सकते हो। ठीक है, अभी देखो यहां पे हमें क्या मिला है, ये जो ओमेगा है ये इसकी है एंगुलर स्पीड, ठीक है। नाउ रिलेटिव एंगुलर स्पीड जो होगी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो कैसे निकालेंगे, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी को हम निकालेंगे ओमेगा आर इक्वल्स टू ओमेगा 1, मतलब इसकी प्लस इसकी एंगुलर वेलोसिटी, मैन के एंगुलर वेलोसिटी। तो मैन के एंगुलर वेलोसिटी क्या, अच्छा प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो मैन की एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ओमेगा, इसकी ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर, तो प्लस वी बाई आर कर देते हैं। ठीक है, इसका हम ओमेगा ही लिखते हैं, ये ओमेगा 1 की जगह पे सिर्फ ओमेगा लिखो, है ना, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा नेम किया है। तो कितनी आ जाएगी, ओमेगा इज 0.5 एंड वी बाई आर यानी कि 1/2, दैट इज अगेन 0.5 प्लस 0.5, ये आ गई विच इज 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया क्या, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी मिल गया, मींस ये जो पूरे सिस्टम है इसकी रिलेटिव इसकी एंगुलर वेलोसिटी और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकेंड है। तो 1 रेवोल्यूशन खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, सो टी होता है क्या, 2 पाई बाय ओमेगा, है ना, टाइम पीरियड ऐसे लिखते हैं हम। तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई, सॉरी टी ही तो निकालनी है, टी ही तो निकालनी है, तो टी के जगह पे ओमेगा की ये वैल्यू पुट करो, ओमेगा के जगह पे दैट इज 1, वी विल गेट 2 पाई सेकेंड, है ना, ये सेकेंड, 2 पाई सेकेंड। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, a car of mass m is moving on a level circular track of radius r. If mu s represents the static friction between the road and the tire of the car, then the maximum speed of the car in the circular motion is given by, देखो सर्कुलर ट्रैक है एक, ठीक है,
इस पे कार मूव कर रही है, इसकी मैक्सिमम स्पीड हमें बतानी है, स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दी गई है, और क्या दिया गया है कि रेडियस ऑफ द ट्रैक। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक कार अपना सर्कुलर पाथ तभी मेंटेन करके रख सकती है जब उसकी फ्रिक्शनल फोर्स आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स हो। ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही है। ओके, अब देखो क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स F इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स FC। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, म्यू एस mg, ये होती है फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर बाय r। ओके, r is the radius, v is the velocity of that particular car. Now मैक्सिमम कब होगा ये वैल्यू, v की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये दोनों बराबर होंगे। सो म्यू एस एम जी इक्वल्स टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर। अभी v मैक्स को निकाल दो तो ये m विल कैंसिल आउट, v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एस आर जी। ठीक है, तो v मैक्स क्या आ जाएगा, रूट अंडर म्यू एस आर जी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, म्यू एस आर जी। क्वेश्चन नंबर 11, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क is maximum about an axis perpendicular to the disk and passing through A, B, C और D। तो देखो क्या है क्वेश्चन, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं A, B, C एंड D। यहाँ पे कहा गया कि मैक्सिमम लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम कहाँ पे होगी, अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क, और ये या तो C या तो A या फिर D या फिर B। तो पहले तो देख लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं सपोज करता हूं कि इस डिस्क की मास जो है वो m है। ओके, और रेडियस हम मान लेते कुछ भी एक रेडियस होगी r। तो पहले तो देख लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट जस्ट सेंटर के अलाउंग क्या होती है, तो उसे हम I सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, है ना। अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमें क्या पता चलेगा कि किसी भी पॉइंट के अलाउंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बाय I सेंटर ऑफ मास प्लस m d स्क्वायर। अच्छा, ये d क्या है, ये सेंटर ऑफ मास से उस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं उसकी डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये d जिस केस में बड़ा होगा ऑब्वियसली वहीं पे सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मैक्सिमम। तो कौन से केस में d बड़ा होगा, ये बड़ा है या ये बड़ा है या ये बड़ा है, ऑब्वियसली b बड़ा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, लेकिन बी पॉइंट पे सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। क्वेश्चन नंबर 12, 3 masses are placed on the x-axis, 300 gram at the origin, 500 gram at x equals to 40 centimeter and 400 gram at x equals to 70 centimeter. Now the distance of the center of mass from the origin is, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये अगर x एक्सिस हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक मास प्लेस किया गया है जिसकी वेट है कितनी, 300 ग्राम। ठीक है, इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पे एक मास प्लेस किया गया है जिसकी ओरिजिन है जिसकी मास है 500 ग्राम, और फिर एट x इक्वल्स टू 70 मीन्स यहां से 70 यानी यहां से 30 की दूरी पे प्लेस क्या किया गया है, एक मास प्लेस किया गया है जिसकी 400 ग्राम, है ना। तो सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, पोजीशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, कहां पे सेंटर ऑफ मास होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला XCM इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान सवाल है, एक्चुअली सेम क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, है ना, पुराने पेपर्स में पूछा गया है, देख लेना जाके, सेम क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इजी है भले ही, लेकिन सॉल्व करो कैसे होगा। 300 इंटू x1 क्या है, 0 हो गया, ठीक है,
प्लस m2 500 इंटू 40 हो गया, प्लस m3 दैट इज 400 इंटू 70 हो गया, ठीक है, सॉरी दिस इज 70 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 दैट इज 300 प्लस 500, सॉरी दिस इज 500 है ना, यहाँ पे 50 लिख दिया था मैंने, एंड 400। ओके, सॉल्व कर लो, ये तो 0, दिस 5 4 जा 20, दैट मीन्स 20 यानी कि 2000 प्लस 7 इज 28, तो ये आ जाएगा 7 4 जा दैट इज 28, 28,000 48,000 बाई 5 3 8 4 12 1200 लाइक दैट। ओके, तो सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, है ना, सॉल्व हो गया इजीली। 40 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द correct answer. Question number 13. When a mass is rotating in a plane about a fixed point, its angular momentum is directed along. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट में समझा था कि इसमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को पूछा है। तो एंगुलर मोमेंटम होती क्या, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज m इंटू आर क्रॉस v, ठीक है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन होगी, है ना। तो कैसे होगी, सर्कुलर पाथ है, ये रेडियस वेक्टर है जो कि इस पॉइंट के अलोंग पॉइंट करती है ना, पोजीशन वेक्टर जैसा, और किसी भी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी इसके इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होगी। अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ भी हो सकती है या फिर इस तरफ भी हो सकती है, लेकिन आर क्रॉस वी अगर एक ही प्लेन में है तो आर क्रॉस वी जो होगी, आर क्रॉस वी मतलब क्या होता है, या तो ये या फिर ये आर क्रॉस वी, और वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में तो आर क्रॉस वी। तो कुछ भी हो, चाहे वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ हो या फिर इस तरफ हो, इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन यानी एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन आएगी वो आइदर ऊपर आएगी या फिर नीचे की ओर आएगी, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो इस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए देख लो, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, है ना। वो ऊपर या नीचे पूछा नहीं है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें पता नहीं है, ठीक है। Now, so a line perpendicular to the plane of rotation, this will be the correct answer. ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा 45 डिग्री, the radius के along भी नहीं होगा, the tangent to the orbit, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो होती है टेंजेंशियल टू द ऑर्बिट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे निकाला हमने, क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करके। क्वेश्चन नंबर 14. Two persons of masses 55 kg and 65 kg respectively are at the opposite ends of the boat. The length of the boat is 3 meter and weight is 100 kg. The 55 kg man walks up to the 65 kg man and sits with them. Okay. If the boat is still in water, the center of mass of the system shifts by. Okay. Question क्या है कि एक नाव है, ठीक है, सो दिस इज अ बोट, ठीक है। तो दोनों एंड पे, इस एंड पे एक आदमी बैठा है और इस एंड पे एक आदमी बैठा है, ठीक है। इसकी वजन है 55, इसकी वजन है 65 केजी। बोट की वजन कितनी है 100 केजी और ये पानी में है। ओके, नाउ क्या कह रही है, और इसकी लेंथ जो है वो क्या है 3 मीटर है, 3 मीटर। अब क्या कहा गया है कि द 55 kg मैन वॉक्स अप टू द 65 kg मैन एंड सिट्स विथ हिम। यहां पे जाके ये बैठ जाता है, ये भाई साहब जो है ये उठ के आके यहां पे आके बैठ जाता है। तो इसकी सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होगी। अच्छा, अगर ये पूरा एक सिस्टम है तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, नहीं लग रही है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही मींस जो भी इसमें मूवमेंट है वो सिस्टम के अंदर ही है, बाहर से कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं हो रहा। तो बाहर से अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास में कोई शिफ्ट नहीं होगा, इसलिए it will not shift and the correct answer is 0 because there is no external force. Okay, next question के और चलते हैं। Question number 15. A car of mass 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 meter on a frictionless load.
If the banking angle is 45 डिग्री देन द स्पीड ऑफ द कार इज, बैंकिंग वाला क्वेश्चन है, बैंकिंग मतलब बैंक वाला नहीं, रोड बैंक्ड है, मीन्स ये जो रास्ता है ऐसे उठा हुआ है, इस पे एक कार चल रही है ना। ये क्वेश्चन हमने कर रखा था, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर रखा था, इसका रिलेशन हमने निकाला था डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में। क्या हो सकती है मैक्सिमम स्पीड और इसके बैंकिंग एंगल के बीच का रिलेशन, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r इंटू जी, जहां पे r क्या है, रेडियस, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ tan थीटा, v स्क्वायर हमें वेलोसिटी पूछी गई है, तो v को कैसे लिखेंगे, tan थीटा r इंटू जी tan थीटा का रूट अंडर, है ना, v यही हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर लो। रेडियस है 90, g को हम ले लेते हैं 10, tan थीटा, थीटा कितनी दी गई है 45 डिग्री, तो ये क्या है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, 45 डिग्री tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1, तो 900, है ना, 900 आ गया, कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा आंसर है, फॉर्मूला बेस्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, the moment of inertia of a thin uniform rod of mass m and length l about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is I naught. Its moment of inertia about one axis passing through one of its end and perpendicular to its length is, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना कठिन है नहीं, ये आंसर बहुत ही सिंपल है। देखो एक रॉड है, थिन रॉड है, क्या कहा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है, कहां पे, एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो अगर ये लेंथ है, इसकी लेंथ है l, इसकी मास है m, ठीक है, ये इसकी मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास, और इसके अलोंग इस एक्सिस के अबाउट इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई नॉट। अब क्या है, इस पॉइंट पे कोई भी एक एंड में परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ओके, सपोज मान लेते हैं आई बी, ठीक है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता करनी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, अच्छा यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी l/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, सेंटर ऑफ मास वाला मींस आई बी जो होगी वो क्या होगी, आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर, है ना, डी स्क्वायर। अभी ये डी क्या है, डी है l/2, तो आई नॉट प्लस एम इंटू एल स्क्वायर बाई 4 आई बी इक्वल्स टू, देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको तो पेन लगाने की जरूरत ही नहीं है, एम एल स्क्वायर बाई 4 प्लस आई नॉट इज द करेक्ट आंसर, ये स्क्वायर है, ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कवर कर लिए है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मींस हमने उस सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है जो नीट में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे तो आप हमारे वेबसाइट learnohub.com पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो रिलेटेड टू एनी चैप्टर ऑफ द नीट, ओके, बट ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए और आगे वीडियोस में भी रहिए साथ में, क्वेश्चन भी हम साथ में सॉल्व करेंगे क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।